हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का जर्नल पेपर का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम 2 इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन पर क्लिक करके जाकर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बिना स्किप किए ज़रूर पूरी देखिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। तो ये हमने फर्स्ट वाले सेट में जो क्वेश्चन किया था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछा गया था, लेकिन उसमें संस्था नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि किस इंसान को मिला है। तो उसका आंसर जब उस टाइम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। लेकिन अब पूछा गया है इसमें कि किस संस्था को मिला है, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग मिलता है और संस्था को अलग। लेकिन संस्था को किसको मिला है? सीड्स को, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स। इसकी ये हो गई फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं तो वो भी हमें याद रखनी है, और किसको मिला था ये भी याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। ये रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में बताना है कि हमें कौन सा सही है। इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उस पर तीनों पे ही जो है एशियन कंट्रीज़ हैं, ये ट्रू है। रिपोर्ट में इंडिया का सबसे मेन है कि इंडिया का हमें पता होना चाहिए, लास्ट का पता होना चाहिए और फर्स्ट का पता होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब इंडिया कौन से नंबर पर है? 85 पर, ये भी हमारा ठीक है। और सबसे फर्स्ट पर नंबर पे कौन है? जापान। और लास्ट नंबर पे कौन सा है? अफगानिस्तान। तो हमारी तीनों ही ट्रू हैं, तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10% बढ़ोतरी की है। लोकसभा चुनाव के लिए भी और विधानसभा चुनाव के लिए भी। तो बताना है कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा कितनी हो गई है। तो पहले हम देखते हैं पहले कितनी थी। तो विधानसभा की पहले जो थी वो 28 लाख थी, और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30.8 लाख। सेम ऐसी लोकसभा की भी पूछ सकते हैं। तो लोकसभा की पहले कितनी थी? 70 लाख, और अब कर दी गई है 77 मीन 77 लाख। तो ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है, मुक्त आकाश संधि मीन्स ओपन स्काइज ट्रीटी, OST हाल ही में दिन में मतलब ये सुर्खियों में रहा है। तो इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। तो ये ट्रीटी जो हुई थी ये इसीलिए थी, अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी, और उसके साथ 35 देश और शामिल थे। किसके लिए? हवाई निगरानी के लिए। नेक्स्ट है कि रूस और अमेरिका इस संधि से अब अलग हो गए हैं। तो रूस और अमेरिका जो है अब इससे अलग हो गए हैं। कब? 5 जनवरी 2021 को। इसी वजह से ये जो है सुर्खियों में रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं। नेक्स्ट है कि इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल है। तो ये भी ठीक है कि इसमें नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं। तो हमारे ये तीनों ठीक हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन फिफ्थ, जनवरी 2021 में आयोजित 70वें स्कॉच चैलेंजर अवार्ड में किस संगठन को ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है। तो बताना है कि जो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है उसमें ई गवर्नेंस में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है वो किसने किया है? दक्षिणी रेलवे, आयकर विभाग, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, या पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो ये जो प्रदर्शन प्राप्त हुआ है ये मिला है जनजातीय मामलों का मंत्रालय, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मोटा भी बोलते हैं कि इस नेम से अगर आ जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड मिला है अशरेफ पटेल को। और अशरेफ पटेल कौन है? जो प्रभा एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव है उसके संस्थापक, मीन CYC, इसके संस्थापक है अशरेफ पटेल। इन्हें ये अवार्ड मिला गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे शहर हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं, एक तो ग्वालियर और एक है ओरछा। उसमें खजुराहो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा C1 एंड 2, ग्वालियर एंड ओरछा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि जो दिव्यांग के हितों की रक्षा करना है और समाज में दिव्यांगों के लिए उनको मतलब जागरूकता पैदा करनी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने माल ढुलाई के लिए किसका उद्घाटन किया है? नए रेल मार्ग का न्यू खुर्जा खंड। इस रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मीन्स गलियारे तैयार किए जा रहे हैं। तो 2 किए जा रहे हैं। पहले तो हमें ये देखना है, ये हमारा ठीक है कि 2 जो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर हैं ये तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है न्यू भायूपुर और न्यू खुर्जा खंड ईडीएफसी का हिस्सा है। तो ईडीएफसी है हमारा ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईडीएफसी न्यू भाऊ और न्यू खुर्जा खंड जो है ईडीएफसी का हिस्सा है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है डब्ल्यूडीएफसी। तो ये डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट। तो डब्ल्यूडीएफसी कॉरिडोर में गुजरात के मंदुरा, कांडला, पीपवा, दाहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के फीडर मार्ग होंगे। ये थर्ड भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले कौन से देश किस देश के प्रधानमंत्री तो किस देश के प्रधानमंत्री थे और कौन थे? शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे बहरीन के। ये याद रखना है कि बहरीन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्र पवंतम सूत्र मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो इनका ये ज़रूर पूछा जाता है कि कहाँ पर उपदेश दिया या कहाँ जन्म मृत्यु या सबसे पहले शिक्षा कहाँ पर दी थी। तो जो इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। और ये कहाँ पर है? यूपी वाराणसी में। और सारनाथ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ऋषिपत्तनम से। नेक्स्ट है खगोलविद बरहामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये बरहामिहिर और कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे ये बताना है। तो ये थे विक्रमादित्य के। ये इनके काल के प्रमुख कवि थे। और विक्रमादित्य का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। और उनके और भी नाम हैं इसमें देवगुप्त, देवराज, देवऋषि आदि। नेक्स्ट है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति अपनाई थी गुलाम वंश के शासक बलबन ने। इसने क्या किया था? अपने विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए और मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। और ये पूछ सकते हैं कि नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो वो भी बलबन ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 800 ईस्वी से लेके 1700 के बीच में। इन्होंने लोगों को सिखाया था कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने की भावना को जगाया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी। और हम्पी कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। और यह मंदिर किसका है? भगवान शिव का। नेक्स्ट है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? जो सबसे पहले काजू का प्रथम परिचय कौन से उसमें हुआ था? तो सबसे पहले किसने कराया था? पुर्तगाली ने। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा ये सारी चीज़ें जो हैं पुर्तगाली द्वारा ही भारत में लाई गई थीं। और इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग ये भी पुर्तगाली द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट 17 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 एक्स फी मीन्स 15 हो जाएगा 1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था जिसे कौन से लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था? तो मेन ये है, एक तो ये याद रखना है कि जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम था वो कौन सा था? 1856 का। और लागू हुआ था 26 जुलाई 1856 को। और कौन से जब उस टाइम पे जो पारित किया था तो कौन थे वहाँ के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने ही
एक तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल थे जब भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए थे, और भारत के प्रथम वायसराय थे वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कब की थी, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में, जिसका उद्देश्य ये था कि वैदिक धर्म का प्रचार करना था मेन, और पाश्चात्य प्रभाव में जो इंग्लिश का लैंग्वेज था उसको मेन हटाना था और हिंदी का प्रचार करना था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी मीन्स गोरखपुर में जो हिंसक घटना हुई थी, इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें क्या किया था कि वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उन्होंने पुलिस के थाने में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से जो 22 पुलिसकर्मी थे वो लोग मर गए थे। तो उन्होंने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो लोथल की खुदाई की खोज पूछी है तो वो एक तो हुई कब थी, 1957 में, और इसकी खोज की किसने थी, SR राव। ये ज़रूर पूछा जाता है कि ऐसे ही और भी चीज़ों की किसने की थी, तो ये याद रखना है, एक तो ये हड़प्पा का एक हिस्सा है और उसकी खोज की थी SR राव ने। और कहाँ पर स्थित है ये, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो ऐसा एक कौन सा भारत का द्वीप है जो साउथ में है, तो साउथ में कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप। ये दक्षिण का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, इसीलिए इसको ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। और जो ये भी पूछ लेते हैं कि जो साउथर्न पॉइंट सबसे ज़्यादा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इंडिया का, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ये भी याद रखना है कि वो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, 8611 मीटर, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये मेनली आती कौन से पार्ट में है, कश्मीर में। अगर ये पूछा जाएगा कि पूरी तरीके से, क्योंकि ये कश्मीर में आ गई, अब ये पूछा जाए अगर कि पूरी तरीके से केवल भारत में ही होनी चाहिए, वो कौन सी सबसे चोटी ऊंची है, तो वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, और ये कौन से राज्य में है, सिक्किम में। नेक्स्ट है कि ये जो नंदा देवी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर, ये भारत में ही है। नंगा पर्वत इसकी है 8126 मीटर, ये भी भारत में है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है उसकी है 8848 मीटर, ये आएगी नेपाल में। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है वो भारत में नहीं होगा, तो वो कौन सी है, सतलज, क्योंकि जो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है, तिब्बत से। और ये चिनाब, व्यास और रावी, ये तीनों का उद्गम भारत में ही होता है। नेक्स्ट है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। जो खादर बांगर मिट्टी है वो किस टाइप की मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, या लेटेराइट मिट्टी है। तो ये किस टाइप की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, जो नदियों द्वारा, मीन्स जल से ही हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है कौन सा होता है, पोटाश, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की जो है इसमें कमी होती है, और पोटास इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और भारत की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। अब जब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, मीन्स जो ओल्ड है, उसको क्या कहा जाता है, खादर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है, न्यू वाली, उसको कहा जाता है बांगर। तो ये दोनों को ही मिलके मतलब जलोढ़ मिट्टी ही कहा जाता है। अब ये कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है, धान के लिए, गेहूँ के लिए, और मक्का के लिए, तिलहन के लिए और दलहन के लिए, इन फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। जो भारतीय कृषि है वो मॉनसून पर निर्भर है, ये भी ठीक है कि मॉनसून पर ही निर्भर करती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर का पार्ट है वो कम होता चला जा रहा है। यह एक निर्वाह कृषि है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता, ये गलत है। जो भारतीय कृषि है उसमें औद्योगिक फसलों की ज़्यादा प्रधानता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, मीन्स आर्टिफिशियल कौन सा
बंदरगाह है वो हमें बताना है, तो वो कौन सा है, चेन्नई का। चेन्नई का कौन सा है बंदरगाह, तमिलनाडु के तट पर स्थित जो भी है वो है कृत्रिम बंदरगाह। और जो विशाखापट्टनम और मुंबई है, इन दोनों के जो बंदरगाह हैं ये हैं प्राकृतिक बंदरगाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। तो जो 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। यही वहाँ के जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो एम.एन. रॉय ही थे। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। ब्रिटिश सरकार ने जो है सबसे पहले कौन सा प्रस्ताव लाए थे, अगस्त प्रस्ताव, इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये आया था 1940 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तब ये लाया गया था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना है, ये संविधान के कौन से भाग में है, मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स में, या डीपीएसपी में, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, या राज्यों में। तो ये कौन से में निहित है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में। जो अनुच्छेद 51 है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। और नीति निर्देशक ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कौन से भाग में है, भाग 4 में है। और उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51। तो जो ये लास्ट वाला आर्टिकल है 51, यही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति मीन्स वाइस प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 63 है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति ज़रूर होगा। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होगा। अगर ये पूछा जाएगा कि कौन इसका सदस्य नहीं होता तो वो उपराष्ट्रपति, बस वो उसका अध्यक्ष होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को मत देने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर जैसे इक्वल वोट हो जाती है तो जो निर्णायक मत होती है वो उपराष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट है कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जो संसद के खर्च होंगे वो कौन नियंत्रित करेगा, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसको क्या बोलते हैं, CAG। ये जो है एक संवैधानिक पद है और इसका काम होता है कि जो भी खर्च वगैरह होगा और प्रशासनिक नियंत्रण वगैरह होगा सब CAG का ही काम होगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है केवल लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज्य निकायों में, या सभी में। तो जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है वो किस में है, पंचायती राज निकायों में। पंचायती राज निकायों में या फिर जो नगर पालिका के होते हैं चुनाव उसमें भी 33% जो महिलाओं का आरक्षण उसमें है, या कह सकते हैं 1/3 स्थान के लिए। अब ये जो पंचायती निकाय ये कौन से वाले संशोधन में किया गया था, 1993। और लोकसभा और राज्यसभा में जो है महिलाओं के आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल, और फिर आगे आ जाए हिंदी में तो होगी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में हो जाएगी नेशनल इंडिया चेंजेस और इंस्टीट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन, NITI। और इसका काम होता है कि जो भी खर्च वगैरह होगा और प्रशासनिक नियंत्रण वगैरह होगा सब CAG का ही काम होगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है केवल लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज्य निकायों में, या सभी में। तो जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है वो किस में है, पंचायती राज निकायों में। पंचायती राज निकायों में या फिर जो नगर पालिका के होते हैं चुनाव उसमें भी 33% जो महिलाओं का आरक्षण उसमें है, या कह सकते हैं 1/3 स्थान के लिए। अब ये जो पंचायती निकाय ये कौन से वाले संशोधन में किया गया था, 1993। और लोकसभा और राज्यसभा में जो है महिलाओं के आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है 32, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री मीन्स प्राइम मिनिस्टर। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल NITI होता है, तो नेशनल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशन, और हिंदी में होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को। पहले जो था योजना आयोग था उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई।
इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा एक इसका उपाध्यक्ष होता है और एक CEO होता है जो कार्यपालक अधिकारी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? इसमें बताना है प्राथमिक क्षेत्र। तो जब भी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होगा तो वो प्राइमरी कौन सा होगा? एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, क्योंकि जो भारतीय कृषि का GDP में है वो कितने % जाता है? 16%। और कुल निर्यात जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें 10% इसका भागीदार है। और कृषि को ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार, जो सिक्कों की ढलाई की जाती है उसका अधिकार किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट को, या भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड को? तो ये जो सिक्कों की ढलाई का अधिकार है वो किसको है? केवल इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को। और ये कहाँ कहाँ की जाती है? एक तो मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और नोएडा में। तो इन 4 जगह पे ही की जाती है। ये पूछ सकते हैं कि यूपी की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है? तो नोएडा में। और ये 1 रुपये के नोट, 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार ही जारी करता है मीन्स। और जो अन्य नोट होंगे वो कौन जारी करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसके अकॉर्डिंग जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 17.7% की वृद्धि हुई है। मीन्स 18 करोड़ लोग जो है वो जनसंख्या बढ़ी है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जो नेशनल इनकम है उसकी गणना किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसकी गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। नेक्स्ट, समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? जो समुद्री जल सी वाटर होता है वो खारा होता है, तो उसमें कितना खारापन होगा परसेंटेज में हमें बताना है। तो वो होता है 3.5% टोटल। तो और जो समुद्री जल में खारेपन का कारण होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल कौन सी होती है कि जिन पदार्थों का जो है रासायनिक विघटन किया जा सकता है, तो वो होंगी बायोडिग्रेडेबल। और जिनका नहीं किया जा सकता जैसे कि पॉलीथीन वगैरह वो होंगी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इनमें से कौन सी हैं इसमें बताना है कौन सी नहीं है। तो कपास भी है, जानवरों की हड्डियाँ भी हैं, लकड़ी भी है। लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल जो हम यूज़ करते हैं फूड पैक करने में, तो उसमें वो जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, कि मतलब उसका जो रासायनिक अपघटन है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है? तो जो जल प्रदूषण होता है वो किसकी वजह से नहीं होता है ये हमें बताना है। भारी धातु की वजह से भी होता है, माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से भी और कीटनाशक की वजह से भी। लेकिन ओजोन की वजह से जो है वो जल प्रदूषण नहीं होता। वो किसका कारण है? वो वायु प्रदूषण का है, ना कि जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण का और जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? ब्लैक फुट और कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, हैज़ा, हेपेटाइटिस, पीलिया, ये सारी बीमारियां जो हैं वो जल प्रदूषण की वजह से हो जाती हैं। और विश्व जल दिवस मीन्स वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? किसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, ठीक है कि इसी की वजह से पानी गंदा हुआ होगा। वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण या अत्यधिक जनसंख्या। तो जो इसमें पूछा गया है कि पानी की क्वालिटी किससे गंदी हुई है, तो वो हुई है कि गंदे पानी का सही से निपटान ना करना। नेक्स्ट है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? जो पराध्वनिक गति होती है उसको किससे नापा जाता है? तो उसको नापा जाता है मैक नंबर से। और नॉट किसकी इकाई होती है? ये होता है स्पीड का मात्रक होता है। जैसे जो एक समुद्री मील समुद्री मील जो होती है उसके प्रति घंटे के बराबर है। जो समुद्र में स्पीड नापते हैं तो वो नापी जाती है नॉट से। नेक्स्ट है कि हर्ट्ज किसकी मात्रक होता है? फ्रिक्वेंसी मीन्स आवृत्ति का। और रिक्टर होता है कि जो भूकंप को नापा जाता है तो वो रिक्टर स्केल से नापा जाएगा। 42 प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने से छाया का निर्माण होता है। जब कोई लाइट चल रही होगी तो उसके
उसकी जो रास्ते में कैसी वस्तु आ जाएगी जिससे कि जो रिफ्लेक्शन छाया है उसका निर्माण होगा, तो वो कैसी वस्तु आने पे अपारदर्शी, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश अपारदर्शी मीन्स जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसक्लुएंट होगा, उस वस्तु से होकर गुजरता है तो वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे आर पार नहीं दे सकते, तो उसकी छाया बन जाती है। पारदर्शी कौन से होते हैं? जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनमें हम आर पार दे सकते हैं, जैसे कि शीशा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव कौन सा एलिमेंट नहीं है, हमें ये बताना है। यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, थोरियम भी है। कैडमियम जो है CD, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? पीतल मिलकर बना होता है, ऑप्शन हमारा आएगा D, जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा मीन्स जिंक और कॉपर को मिलके पीतल बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम होता है? मीन्स वो पुरुषों को ज़्यादा होता है और महिलाओं को कम होता है, ऐसा कौन सा रोग है? निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर या वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो जो पुरुषों को ज़्यादा होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि जो भी रोगी होगा उसे रेड कलर और ग्रीन कलर पहचानने में की क्षमता नहीं होती, कि वो उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो ये मेनली जो होता है वो मेल्स को होता है। इस केवल ये वुमेन्स में तभी होता है कि जब उनके जो गुणसूत्र हैं वो XX, जो दोनों गुणसूत्र होंगे वो प्रभावित हों। अगर उनके गुणसूत्र में कुछ कमी है तभी ये वुमेन्स में होगा, वरना ये नॉर्मली जो होता है वो मेल्स में ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो रिकेट्स बीमारी या फिर सूखा रोग वो किसकी कमी से होगी? विटामिन D की कमी से। विटामिन B की कमी से होगा बेरी, A की कमी से स्कर्बी और विटामिन E की कमी से होगा नपुंसकता आ जाती है। नेक्स्ट है 47, नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें से कुछ उभयनिष्ठ सामान्य है, तो कुछ उनमें से कॉमन होगा, तो वो हमें देखना है। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन, ये दिए गए हैं। तो ये हो गया सिलेंडर और क्यूबॉइड। गोला हो गया स्पेयर, प्रिज्म को प्रिज्म भी बोलेंगे, पिरामिड को पिरामिड और घन को बोलेंगे क्यूब। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन सब में जो क्या कॉमन है पहले हमें ये देखना है, फिर उससे रिलेटेड बताना है कि कौन सा सेम आएगा। समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग या समांतर चतुर्भुज। तो ये जितनी भी हमें ऊपर आकृतियाँ दी गई हैं ये सब क्या है? 3D शेप, क्योंकि बेलन जो है वो भी 3D होता है, क्यूबॉइड भी 3D शेप होता है, स्पेयर भी, प्रिज्म भी, पिरामिड भी और क्यूब भी। तो इनमें से अब हमें देखना होगा कि 3D शेप कौन सी है। समचतुर्भुज ये 2D शेप होती है, रोम्बस। वर्ग स्क्वायर ये भी 2D शेप है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ये भी 2D शेप है। 3D शेप कौन सी है? शंकु, कोण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रेक्स को लिखा गया है TAGPNX, तो और क्लच को लिखा गया है IBEJWR। तो बताना है कि व्हील्स को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो पहले हमें देख लेना है कि ब्रेक्स का हमारा किस टाइप से गिवन है। तो ब्रेक्स के नीचे हम लिख लेंगे पहले TAGPNX। अब यहाँ पर देखेंगे B और T में तो कोई रिलेशन आ नहीं सकता कि बहुत दूर का आएगा, फिर R A में, तो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही टाइप का ये लॉजिक है। ये कैसे करना है, हमें एक एक छोड़ छोड़ के लेना है। तो B से -1 जाएंगे तो A आ गया, फिर ऐसे ही एक छोड़ देंगे, R से -1 जाएंगे तो P आ गया, फिर K से एक -1 हम जाएंगे, A से -1 हम जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 47, नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें से कुछ उभयनिष्ठ सामान्य है, तो कुछ उनमें से कॉमन होगा, तो वो हमें देखना है। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन, ये दिए गए हैं। तो ये हो गया सिलेंडर और क्यूबॉइड। गोला हो गया स्पेयर, प्रिज्म को प्रिज्म भी बोलेंगे, पिरामिड को पिरामिड और घन को बोलेंगे क्यूब। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इन सब में जो क्या कॉमन है पहले हमें ये देखना है, फिर उससे रिलेटेड बताना है कि कौन सा सेम आएगा। समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग या समांतर चतुर्भुज। तो ये जितनी भी हमें ऊपर आकृतियाँ दी गई हैं ये सब क्या है? 3D शेप, क्योंकि बेलन जो है वो भी 3D होता है, क्यूबॉइड भी 3D शेप होता है, स्पेयर भी, प्रिज्म भी, पिरामिड भी और क्यूब भी। तो इनमें से अब हमें देखना होगा कि 3D शेप कौन सी है। समचतुर्भुज ये 2D शेप होती है, रोम्बस। वर्ग स्क्वायर ये भी 2D शेप है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ये भी 2D शेप है। 3D शेप कौन सी है? शंकु, कोण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B।
नेक्स्ट 48, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ब्रेक्स को लिखा जाएगा TAG PNX और क्लच को लिखा जाएगा IBEJWR, तो व्हील्स को किस टाइप से लिखेंगे। तो पहले हमें देखना है कि ब्रेक्स में किस टाइप से रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ हमने लिख लिया ब्रेक्स, नीचे है TAGPNX, तो इसमें एक अलग ही टाइप का लॉजिक लगेगा। अगर हम B से -1 जाएंगे तो एक को छोड़कर हमें लेना है, तो हमारा आ जाएगा A, फिर एक छोड़ देंगे, फिर R से -2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा P, फिर एक छोड़ देंगे, अब A से -3 जाएंगे तो आ जाएगा X। अब इसी टाइप से उल्टा पीछे से चलना है। S में +1 कर देंगे तो आ जाएगा T, फिर E में +2 कर देंगे तो आ जाएगा G, फिर हमारा बचा यहाँ पर A, K, फिर K में +2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर +3 कर देंगे तो N। तो इस टाइप से ये हो गया कि पहले लेना है -1 -2 -3, एक एक छोड़कर, फिर लास्ट से लेना है +1 +2 +3। अब इसी टाइप से हमें सेम लगा देना है। क्लच में भी देख लेते हैं, अगर C से -1 जाएंगे हमारा B आ जाएगा, फिर L से -2 जाएंगे तो J आएगा, फिर U से -3 जाएंगे तो R। तो ये सेम है, यही वाला हमें रूल लगाना है अब व्हील्स में। तो व्हील्स को पहले लिख लेते हैं, तो WHEELS। अब हमें W से -1 जाना है, पहले एक छोड़कर, तो W से एक -1 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा V, तो हमारा सेकंड पे V आना चाहिए। तो हमारा C रॉन्ग हो गया, इसमें आ रहा है V, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी। नेक्स्ट है H से फिर एक छोड़ के हमें जाना है -2, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर F। तो यहाँ पर F नहीं है, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, इसमें भी F नहीं है और D में ही F है, तो आंसर हो जाएगा D। लेकिन इसको मैं पूरा करके दिखा देती हूँ। फिर E में -3 जाना है, E से -3 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा B। अब हम लास्ट से प्लस करेंगे, तो S से +1 जाएंगे तो T आ गया, फिर L से +2 करेंगे तो N आ गया, फिर E से +3 करेंगे तो H। तो आंसर हो जाएगा TVNFHB। 49, 19 जनवरी 2018 को अगर शुक्रवार था तो हमें 2018 का गिवन है, तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। पहले हमें ये देखना है कि जो हमें ईयर गिवन है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो ये 2018 4 से डिविजिबल नहीं है, तो मीन्स नॉन लीप ईयर है। तो अगर नॉन लीप ईयर होता है तो हमें डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में जब जाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, केवल +1। तो मीन्स जो 19 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार में एक प्लस कर देंगे तो हमें पता चल गया कि यहाँ तक सैटरडे होगा। अब 19 जनवरी हमें पता है, लेकिन 19 जनवरी से हमें कहाँ तक जाना है, जून तक। अब हमें ये कोड याद होने चाहिए, या तो हम सबके डेज़ देखें कि कितने कितने डेज़ होंगे। जैसे जनवरी से पहले जनवरी में देख लेते हैं कितने डेज़ बचेंगे। 31 में से 19 हटा देंगे क्योंकि 19 डेज़ तो चले गए, तो कितने डेज़ बचे, 12 डेज़ बचेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे फरवरी में कितने डेज़ होते हैं, 28। तो जिस भी डेज़ को हम करेंगे इतने डेज़ प्लस निल करके नहीं लिखेंगे, उसके केवल हमें ऑड डेज़ लेने हैं कि कितने होंगे। अब 28 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो मीन्स 12 + 0, फरवरी का 0 हो गया। नेक्स्ट आएगा मार्च में कितने होते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितने ऑड डेज़ आ जाएंगे, 3। मार्च के बाद आएगा अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं तो 2 ऑड डेज़। फिर मई में फिर से 3 ऑड डेज़ हो जाएंगे। अब लास्ट है जून के कितने डेज़ दे रखे हैं, 19 डेज़। अब इन सब डेज़ को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 और 3 15 और 2 17 और 20 और 19 को प्लस कर लेंगे तो 39। अब 39 की डायरेक्ट हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितने ऑड डेज़ बचेंगे, यहाँ पर 4। अब हमें सैटरडे तो पता चल ही गया था और उसमें सैटरडे में हमें 4 और ऐड कर देना है। तो डायरेक्ट हम सैटरडे में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेडनेसडे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये स्लोगिज्म का क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है पहले स्टेटमेंट को और फिर उससे देखना है कंक्लूजन क्या आएगा। फर्स्ट है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो जितने भी डॉग्स होंगे वो सारे क्या होंगी, कैट्स। नेक्स्ट है कुछ बिल्लियां बाघ हैं, तो जो कुछ कैट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, टाइगर। फिर सभी बाघ शेर हैं, तो जितने भी टाइगर हैं, यहाँ तक सारे टाइगर ही आ रहे हैं तो सारे टाइगर हो जाएंगे लॉइन। फिर कोई भी शेर गधा नहीं है, तो कोई भी लॉइन जो है वो आस नहीं होगा। अब फर्स्ट में हमें बताना है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो कुछ जो कैट हैं वो डॉग आ रही हैं, ये हमें साफ दिख रहा है फर्स्ट वाले उससे ही, वेन डायग्राम से। तो फर्स्ट हो गया हमारा ट्रू।
सेकंड है कि सभी शेर बाघ हैं, तो जितने भी लॉयन हैं वो सारे के सारे बाघ होने चाहिए। तो सारे लॉयन तो बाघ नहीं है, जबकि सारे टाइगर हमारे बाघ, मतलब सारे टाइगर लॉयन थे लेकिन सारे लॉयन टाइगर नहीं है, तो बी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है कि कुछ गधे बाघ हैं, जब कोई भी लॉयन गधा ही नहीं है तो वो टाइगर भी गधा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा रॉन्ग। फिर नेक्स्ट है कोई भी बाघ गधा नहीं है, तो ये हमें पता है कि कोई भी टाइगर जो है आस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी टाइगर हैं वो लॉयन के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हो जाएंगे, ए और डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष ए और डी अनुसरण करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।